हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पे। है ना, हम हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसी का ये पार्ट है। एमसीक्यू सीरीज़ में कोशिश करनी है आपको कि आप क्वेश्चन पढ़ें और फटाफट से आंसर करें। हम हर क्वेश्चन के थोड़ा डिटेल थोड़ा जानेंगे और इसी के साथ हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ में हम काफ़ी पड़ाव में आगे जा चुके हैं। आज का टॉपिक क्या है कि जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी या जितनी भी यूरोपियन कंपनीज़ आई थी, मतलब जितनी भी यूरोपियन जो कंपनी थी वो भारत आई थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। जब वो भारत आए थे, चाहे वो पुर्तगीज़ रहे हों या डच रहे हों या इंग्लिश रहे हों या फ्रांसीस रहे हों, तो इसमें आप देखेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन या इन्होंने भारत में क्या क्या किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखना और फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, है ना। तो आपको ध्यान देना है ये क्वेश्चन पढ़ते समय कि ये रिलेटेड है जितनी भी व्यापारिक कंपनियां भारत आई थी। तो आपको मैं बता दूं कि ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश के। ऑफलाइन बैचेस हैं जो वो एसएससी, है ना, और यूके ट्रिपल एससी के न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं। यूके ट्रिपल एससी के न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो ऑफलाइन बैच है ना, उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ऑफलाइन बैच की। तो ये क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी। देखो, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी का मतलब यहाँ पर है जो फ्रांस की कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी जो थी उसकी स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था, है ना। तो फ्रांस की कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 1664 को, 1664 में हुई थी, ठीक है। उस समय पर जो था वो लुई 14, आपने आंसर कर लिया होगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया है। लुई 14 उस समय पर हुआ करता था। लुई, क्योंकि वो उसी सीरीज़ में चलते हैं, लुई 13, 15, 16, 12, है ना। तो फ्रांसीसी शासनकाल में ये लुई 14 के टाइम ड्यूरेशन में 1664, मैंने आपको ईयर बताया, इसके टाइम में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आप आंसर कर पाएँ। और आज कलर बदल लेते हैं, आज कलर ले लेते हैं वाइट। आज का कलर फेवरेट है वाइट, ठीक है। तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो आपको अगर थोड़ा सा अंदाजा होगा तो आप जान पाओगे कि 1600 के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और उसके बाद वो भारत आई थी, है ना। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा शासक था भारत में जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची। अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था। जब भारत पहुंची वाला बात है, आपको ध्यान रखनी है। भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, ये वाली बात समझ आ रही है, सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो इसका आंसर है जहांगीर। अगर आपको 1608 याद आ जाए और आपको कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन कौन, हॉकिंस, है ना, हॉकिंस का नाम सुन के आपको अपना प्रेशर कुकर याद आता होगा, तो वही आप समझ लो 1608 के ड्यूरेशन की बात है जब उसने परमिशन ली थी और अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्टैब्लिश किया था, सूरत में किया था। हालांकि 1611 में ये समाप्त हो गया था क्योंकि असफल हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कोशिश कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि एमसीक्यू सीरीज़ क्या जारी रखनी चाहिए, क्या आपको ये समझ आ रही है, क्या आपको ये फ़ायदा दे पा रही है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। सूरत में सबसे पहले कारखाना किसने लगाया था। चार ऑप्शन है आपके सामने, डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने। आंसर हो जाएगा इसका क्या, अंग्रेजों ने लगाया था, ठीक है। चलिए ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, ऐसा मान करके चलते हैं कि आपने एक बार पढ़ा हुआ है, आपको समझ आ रहा होगा। जो क्वेश्चन आपको लगे कि आपके अंदाजे से कोई और क्वेश्चन था और वो गलत आपने कर दिया और मास्टर ने कोई और आंसर बताया, तो एक बार देख लो, क्रॉस चेक कर लो एक बार, क्या दिक्कत है, समझ ही जाओगे, आगे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और जो बड़ा क्वेश्चन आया उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, भले एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले। जिन अंग्रेजियों को ये समझना आ रहा हो, दीवानी ये होते हैं, जो अंग्रेजी समझते हैं वो है सिविल राइट्स, ठीक है, इनको बोला जाता है सिविल राइट्स के बारे में। क्या है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल गए थे। जरा लगाओ फटाफट से कि क्या कर सकते हो तुम। लॉर्ड क्लाइव के बारे में, कॉर्नवालिस के बारे में, वेलजली या विलियम बेंटिक, ठीक है। कब मिल गए थे, तुम जरा ध्यान देना कि तुमने इलाहाबाद की संधि, इतनी बार मैंने बोल दिया है कि आपको अब तक ये क्लास के बाद भी याद हो गई होगी कि ये बात हम कर रहे हैं 1765 की, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसके बाद बात की गई, इलाहाबाद की संधि की गई, ठीक है भाई। इलाहाबाद की संधि की गई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ 1765 में। तो रॉबर्ट क्लाइव के पास ये वाले राइट आ गए थे, ठीक है, सिविल राइट्स मिल गए थे, सिविल राइट्स। तो आपको ये बात रखनी कि कैसे दीवानी प्राप्त की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, रॉबर्ट क्लाइव ने ये काम किया है। और बाकी मैंने आपको बता दिया इलाहाबाद की संधि बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी।
चलिए, मैच द फॉलोइंग है, आपको मालूम है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यूरोपियन कंपनियां कैसे भारत आई थी, कब भारत आई थी, उनसे रिलेटेड जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ये वो हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखो। तो भाई यात्रियों, आपने देखा होगा कि यात्रियों का बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है कि जितने भी ट्रैवलर रहे उन्होंने कई सारे रास्ते वास्ते ढूंढे हैं, उनमें से ही कुछ हैं, फटाफट से तुक्का लगाओ। वास्को डिगामा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि वास्को डिगामा कहाँ का है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का है, कैप्टन कुक या तस्मान कहाँ का है ना। तो मैच कर लो, जो सबसे आसान लग रहा है वो तो तुम मिला ही दोगे। मैं फटाफट बता देता हूँ तुमको कि कैप्टन कुक जो है वो है ब्रिटेन का, तस्मान है हॉलैंड का, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डिगामा पुर्तगाल का। ठीक है, तो इसमें यही था कि मैच करना था, मैंने ऑप्शन हटा दिए थे इसके कि क्या रखने चाहिए क्या नहीं। आप इसको डायरेक्ट पढ़ोगे आपको कंट्री मालूम चल जाएगी। अगर आपको याद ही करना है तो ज़रा दोबारा से याद करो कि ये भाई साहब कब आए थे इंडिया, आपको मालूम होगा केप ऑफ गुड होप, आप वास्को डिगामा जानते हो, क्रिस्टोफर कोलंबस याद करो, कैप्टन कुक और तस्मान। ठीक है, हालांकि एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा स्टैटिक आएगा नहीं, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या खोजा था ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक वॉर, कर्नाटिक है ना, इसे कई बार कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बताना चाहूँ, समझो चीज़ों को, कि 1746 से ये वॉर स्टार्ट हुआ, मतलब पहला वॉर 1746 में, और इसके भाई सीरीज़ में चलिए। आजकल तो सीरीज़ आपको मालूम है कि कोई भी नेटफ्लिक्स में सीरीज़ देख रहे हो, कहीं सीरीज़ देख रहे हो, देख सकते हो, तो उसी तरह से ये सीरीज़ में हुई है। 1746, 1763 में जाकर के एक संधि हुई, पेरिस की संधि। क्या संधि हुई? पेरिस की संधि। हिंट भी मिल गया होगा, पेरिस की संधि, और इसके साथ इस युद्ध का समाप्त हुआ। मतलब इतना लंबा युद्ध ये चला है, कर्नाटिक वॉर टुकड़ों में चला है, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो उनके किन किन के बीच लड़ा गया? तो जैसे मैंने बताया पेरिस की संधि हुई है, फ्रांस का जिक्र आ रहा है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था ये यूरोप भी इसकी एक कड़ी थी, लेकिन भारत में इसका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और यूरोप से भी ये स्टार्ट हुआ है, मैटर ये रहा है। क्या बोलेंगे? कर्नाटिक वॉर 1746 से पहली 1763 में पेरिस की संधि हुई। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो ये खुद ही जो था कलर इसका अलग अलग कर दिया गया है कि आप ऑप्शन को पहचान लो, क्योंकि कहीं फंस ना जाओ इसलिए। पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, है ना। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूर होगा। तो देखो, इसमें 3 स्टेटमेंट है, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो इसका कमेंट जरूर बताना। आपने लिखना है पौंडीचेरी, मैं समझ जाऊंगा कि ये पौंडीचेरी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर है। आपने बताना है कि इनमें से पहला सही है, सिर्फ राइट ऑप्शन बताना है कि राइट 1, राइट 2, राइट 3। ठीक है, आपको राइट बताने, तो सही कौन से हैं इस मैटर में आपको लिखना है पौंडीचेरी वीडियो के नीचे जा करके। ठीक है, पौंडीचेरी लिखना, और पौंडीचेरी के बाद बता देना कि पहला राइट है सर, दूसरा राइट है सर, या तीनों ही राइट हैं, या ये गलत और ये गलत और ये गलत है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी देखते हैं आगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? क्या क्वेश्चन है वो कैसे ये लिखा गया है, सभी लोग महान हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, है ना। बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बनाई गई? कब बनी? सबसे पहले ये याद करो, 1600 में बनी। अब यहाँ से यहाँ तक आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, सारे के सारे मुगल बादशाह दिख रहे हैं, मुगल सल्तनत के टाइम पीरियड की ये बात दिख रही है। तो भाई मुगल सल्तनत की अगर बात करोगे तो कुछ ये याद आएगा, कुछ ये याद आएगा और कुछ ये याद आएगा। तो किस किस को तुम बाहर कर सकते हो? क्या औरंगजेब का याद आएगा तुम्हें 1707 से 1758, है ना। 1707 से 1758, 1707 सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1658 से 1707। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। ये शाहजहाँ भाई साहब हैं, जहांगीर हैं, अकबर हैं। अकबर का ज़रा याद करो कि अकबर का ही टाइम पीरियड था। अकबर का 1555 सबको याद रहता है, 1605 भी याद कर लो, ये वाला टाइम था। ठीक है, बाकी देख लेना। आगे चलते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब यूरोपीय शक्ति भारत आई तो उनके मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था।
देखो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी, जरा आनंद लो इस स्टेटमेंट का और समझो कि ये चीज़ है क्या। देखो इस क्वेश्चन में क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन, तो मैंने इसको एज इट इज़ ले लिया। आपको समझना है कि जो सत्य नहीं है भाई, समझो पुर्तगाली की बात करें, ये वाली बात करें ना, पुर्तगालियों की 1499 में, अभी अभी बचपन की बातें हैं, वास्को डिगामा चाचा का नाम सबको याद रहता है। ये जो वास्को दा गामा हैं ये भारत आए थे 1498 में। और ये बात समझो तो कहाँ से कब्जा लेंगे भाई, ऐसा जमहूरी इतना कमज़ोर व्यक्ति थोड़ी। फिर समझो अगर आप पुर्तगालियों के बाद, स्लाइड छोटी है, मैं आपको यहाँ पर जगह दे के बता रहा हूँ, इसी के बारे में बता रहा हूँ पुर्तगालियों के बारे में, कि देखो इनके 3 गवर्नर हैं शुरू के, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। पहला है फ्रांसिस्को अल्मेडा, दूसरा है अल्बुर्क अल्फांसो, ठीक है, मतलब ए से नाम है। तीसरे वाले का जो नाम है नूना डी कुन्हा, फीलिंग को समझना, जो लिख रहा हूँ वो भी समझना लेकिन फीलिंग को समझना। नूना डी कुन्हा तीसरा वाला व्यक्ति है और इसका कुछ टाइम पीरियड रहा है 1529-30 के बीच। इस ड्यूरेशन में इसने गोवा को कब्जाया था। कब? 1529-30 के ड्यूरेशन में नीनो डी कुन्हा नाम था, तीसरे इनका जो वायसराय आया था पुर्तगालियों का, उसने गोवा को कब्जाया था, ना कि 1499 में। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप आराम से इसका देख सको और आपको सही सही आंसर बता पाएं, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा को कब्जाया था, ये है इसका गलत आंसर। समझ गए बात को? तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना पशलीपट्टम में लगाया, ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। डुप्ले, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ना, जो सहायक संधि तुम सुनते हो तो ये भाई साहब कर चुके थे पहले जब अंग्रेज लोग आए। चलो, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में कहाँ लगाया था? किसने लगाया था? फ्रांसीसियों ने। अंग्रेजों के बारे में तुम पढ़ चुके, तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन ताकि डाउट ना आए। फ्रांसीसियों ने लगाया था सूरत। तो भाई एक तो इंग्लिश लोगों की सूरत और एक फ्रांसिस लोगों की सूरत, आ रही है बात समझ में? तो सूरत याद रखो, सूरत हो ना हो सीरत अच्छी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। भारतीय समय समय पर प्रवेश किया, कोई बुरी बात नहीं है। अब किस समय पर किया आपको ये क्रम में लगाने, पहला ये कौन है क्रम में, है ना। तो जो बचपन से पढ़ रहे हैं पीडीएफ पढ़ते होंगे, बस उसी को देख लो। पीडी ई डी और एफ करना है, ये लगाना है, ये कोड याद रख लो बस कि अंग्रेज आने की जो कंपनियां हैं वो यही हैं। जब तुम पीडीएफ करते हो पीडीएफ लिख लो। अब पीडीएफ के बीच में समझो जो डी है, पी डी ई डी एफ, तो कोई भी पीडीएफ तुम्हें याद है, पी एफ को लास्ट में लगाना है। ये पुर्तगीज हैं, ठीक है, ये इंग्लिश है, ये फ्रांसिस है, ये डच हैं, ये डेनिश हैं, डेनिश ये डेनिश हैं, ठीक है। तो ये डच है, डच। तो आपको ध्यान, तो कोई है बन रहा है ऐसा पुर्तगाली चौथा, है ना, ये और डेनिश एक ही बन रहा है, 4 कोई है ही नहीं, 4 2 1 और 3, यही आंसर है। आ रही है बात समझ में? तो ये नोट कर लो, पी डी ई एफ, है ना, एफ से पहले एक जगह छोड़ दो और ये हो जाएगा डी, इस तरीके से। तो डी एक साथ कभी नहीं आएंगे, पी और एफ, पुर्तगाली और फ्रांसिस याद रहेगा। आगे चलते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है, तो मैंने आपको सीधा सीधा ये लेकर के मैं आ गया हूँ। जरा देखो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता के संस्थापक हैं। फोर्ट विलियम की जो स्थापना हुई थी ना जॉब चॉर्नॉक के टाइम में हुई थी। गेरोल्ड आंगियार कूट ये बम्बई के संस्थापक हैं ना, बम्बई के शायद एक गवर्नर वगैरह रहे थे और सूरत में भी कुछ रेजिडेंट वगैरह टाइप के गए थे। तो बम्बई की स्थापना इन्होंने करी, मतलब बम्बई को देखो बनाया ना, आर्किटेक्चर वर्क वहाँ पर डेवलपमेंट किया, तो इसलिए इन्हें माना जाता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो गेराल्ड आंगियार कूट से बम्बई याद कर लो। जॉब चारनाक, देखो जो ये का है ना, का याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। जॉब चारनाक का, ये कलकत्ता बोला ना, संस्थापक किसका? कलकत्ता का ये वाला का और ये वाला का। फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे जो है ये मद्रास से है, तो एक ही नाम है, अलग सा नाम है, मद्रास कर सकते हो। अगर तुम्हें बताना ही है और तुम जानना खुद चाह रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, याद रखना कि याद क्या रखना, ये तुम्हें सोचना है ना, मैं तुम्हें ईयर बताता हूँ। मद्रास का नाम अब चेन्नई हो गया है, अब चेन्नई हो गया है, ठीक है। तो अगर तुम में से कोई जानना चाहे तो मैं बता दो तुम्हें, 1990 के बाद हुआ है, ये 1990 के बाद हुआ है, 1990 में नहीं हुआ, ये तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं, 1990 के बाद हुआ है, ठीक है, और 2000 से पहले हुआ है। अब इसके बीच में कहीं चेन्नई का नाम, मद्रास का नाम चेन्नई हो रहा है,
तो तुम्हें ये सर्च कर लेना कब हो रहा है, तो तुम्हें और डिटेल भी मिल जाएगी, गवर्नमेंट ने चेंज किया था ये। तो फिलहाल गेराल्ड ओंगियार मुंबई, चौप चारनाक का कलकत्ता, फ्रांसिस डे मद्रास, ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का, कर्नाटक वॉर, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1746 के ड्यूरेशन से फिर बारी बारी चलते रहिए और 1763 में एंड हुए, जब क्या हुई, पेरिस की संधि हुई। अब पेरिस की संधि पेरिस में हुई, उसका असर यहाँ भी देखने को मिला। दोबारा बता दिया, इसे कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं और इन्हीं को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 7 सालों तक, है ना, तीसरा युद्ध है ना, उसके बारे में बोला जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। तत्कालिक कारण पूछ रहे हैं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, कर्नाटक का उत्तराधिकारी युद्ध, या अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना। तात्कालिक कारण यही था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया गया था। कर्नाटिक वॉर पढ़ो, देखो कितनी सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी कि पहला जो युद्ध था वो एक्सला शैपल की संधि से खत्म हुआ था, ठीक है, एक्सला शैपल की संधि से खत्म हुआ था। प्लासी का युद्ध है ना, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है? बैटल ऑफ प्लासी अगर देखें तो बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं 1757 में, ठीक है। ये युद्ध का मैदान कहाँ है भाई? आसान और सरल सवाल, पश्चिम बंगाल में है। यहीं सिराजुद्दौला की सारी कहानी बचपन से सुन रहे हो तुम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, मतलब देखो बैटल तो उन्होंने कई सारी लड़ी, अभी 1757 में एक लड़ी है, 1759 में लड़ी है, 1760 में लड़ी है, 1764 में लड़ी, और अगर मैं और भी बताना चाहूँ तो मैं आपको पूरा का पूरा बाजीराव से लेकर के मराठा, अमृतसर, ये सारी बता सकता हूँ, लेकिन मैं मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो ये जरा देखो, 1757 प्लासी, 59, 60 वॉडीवॉश, वेदरा की लड़ाई डचों के साथ, 64 बैटल ऑफ बक्सर। तो सबसे जिसने प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया ये था बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखो 1764 की बात है ये, 1764 जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जब बक्सर का बैटल हुआ तो इसमें 3 लोग शामिल थे। 3 लोग कौन कौन थे? एक तो नाम है मीर कासिम का, दूसरा नाम किसका है बोलोगे? शाह आलम, है ना, सेकंड का, और तीसरा नाम है अवध के नवाब का, शुजाउद्दौला का, है ना, शाहुद्दौला का, अवध का नवाब, अवध का नवाब लिख लेते हैं। आ रही है बात समझ में? तो भाई 1764 में कौन था बंगाल का नवाब? मैंने नहीं कहा कि मीर कासिम बंगाल का नवाब था, मीर कासिम को तो हटा दिया गया था और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था 1764 में। तभी तो वो भाग रहा था और उसने ये ट्रायो बनाया था, याद रहेगा। तो मीर जाफर वापस आ गया था। हुआ क्या? प्लासी के बाद मीर जाफर बना, ठीक है, इसने छोड़ा आर्थिक तंगी के कारण, फिर मीर कासिम बना। अंग्रेजों पे लगाम लगाने की कोशिश करी तो इसे हटा दिया गया और मीर जाफर को पुनः बनाया गया, फिर ये ट्रायो बनाने लगा। ध्यान रखना, चीज़ें हैं, इतिहास है, ठीक है। 1802 की बसीन की संधि, अगर कल वाली MCQ सीरीज़ देखी है और देखो इसको, अगर नहीं देखी है तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर क्लियर होंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य में हुए, है ना? तो किसके मध्य में? 1802 की बात करोगे तो तुम्हें जो मराठा पेशवाज हैं वही दिखाई देंगे और अंग्रेज बड़े पावरफुल दिखाई देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज और बाजीराव सेकंड। बाजीराव फर्स्ट कौन थे? रणवीर सिंह थे भाई, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? चलो एक क्वेश्चन छोटा सा है, जो राजा महाराजा रणजीत सिंह थे, है ना, महाराजा कौन थे? रणजीत सिंह, ठीक है। होता क्या था कि ये किसी ना किसी मिसल से संबंधित होते थे, मिसल, ठीक है। मिसल मतलब इनका एक ग्रुप होता था, ऐसे समझ लो, है ना, 12 मिसलों में बांटा गया था, ये वाली बात है। ये किस मिसल से संबंधित थे, ये अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बताना चाहो तो बता सकते हो, और नहीं मालूम है तो बुक पढ़ो दोबारे से। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह था, विदेश में जाने के बाद इनकी डेथ हुई थी, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। कौन? दलीप सिंह या दिलीप सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, ओंगल एंग्लो, मतलब दैट मीन्स एंग्लो, है ना, ओंगल जहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ था ना, इसे बोलते हैं एंग्लो, है ना, अंग्रेजों के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? पहले युद्ध में तो देखो 4 हुए हैं ये, 1 2 3
चार हुए हैं। पहले में कौन हुआ? हैदर अली विजय हुआ, ठीक है। दूसरे में क्या हुआ? हैदर अली की मृत्यु हो गई। तीसरे में क्या हुआ? टीपू सुल्तान आया और ठीक ठाक कंडीशन रही, हालांकि कह सकते हो कि लॉस में यही रहा है, ठीक है। तो कौन? इंग्लिश जीत गए, इंग्लिश जीत गए, यानी कि अंग्रेज जीत गए। टीपू सुल्तान, चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हुआ? मारा गया। आ रही है बात समझ में? अगर कभी कभी यही सवाल आ जाता है कि भाई ये चारों के चारों जो युद्ध हुए हैं ये हैदर अली है, ठीक है, भूल ना जाना, हैदर अली, ये हैदर अली, ये टीपू सुल्तान। तो पहले वाले में जीता, दूसरे वाले में डाउन, मारा गया, उसके बाद मर गया टीपू सुल्तान, लड़ाई में आ गया। 4 लड़ाइयाँ हैं। पूछा जाता है कौन गवर्नर जनरल या वायसराय या क्या अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने दबाया था? तो जरा ये कोड ध्यान रख लो, फिर से हमेशा याद रहेगा, WCW। WCW कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेजली, WCW, ठीक है। तो पहले मैच में कौन विजयी हुआ? तो मैंने बताया हैदर अली। क्या है? एंग्लो मैसूर युद्ध, कर्नाटक, मैसूर पैलेस, याद रहेगा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। पोर्टोनोवा सेकंड मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर सेकंड वाला, किसने हराया? भाई हैदर अली को कूट दिया। किसने कूटा? बोलोगे सरायर कूट ने कूट दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और नोट भी करते जाना और याद भी करते जाना, ठीक है। अगर सही लगे तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो वीडियो को। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? देखो, अगर तुम ये हिस्ट्री सही से पढ़ते हो, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, आसान सवाल आते हैं, ईजी आते हैं, एक बार पढ़ लो समझ आ जाएंगी चीज़ें, है ना। तो ऐसा मॉडर्न व्यक्ति कौन था? तो बोलते हैं भाई जिसने स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता का एक पौधा लगाया, स्वतंत्रता का एक पौधा लगाया, ठीक है। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, जैकोबिन, जो जैकोबिन क्लब था उसका मेंबर भी बना है, ठीक है। इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, जैकोबिन क्लब का मेंबर बना है। कौन था भाई? टीपू सुल्तान था, ठीक है, टीपू सुल्तान था। देखो जरा इसके बारे में और आगे चलते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है, इस बात पे ध्यान देना है। और जरा देखो, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेलजली, कॉर्नवालिस एक तरफ है और एक तरफ है वॉर, लड़ाइयाँ, युद्ध। हिस्ट्री है तो बिना युद्ध के कैसे होगी? अगर हिस्ट्री बनानी है तो युद्ध तो करना पड़ता है। हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेलेजली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखो जब ऐसा है तो पहले एक बार ये पढ़ो, फिर ये देखो। बक्सर का युद्ध की बात कर रहे हैं, 1764 की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है ये तो मैच है। एंग्लो नेपाल युद्ध की बात हो रही है, वेलेजली की बात हो रही है, चौथे युद्ध में वेलेजली था। अभी बताया WCW किया उधर अपन ने, तो ये तो सही हो गया, मतलब ये सही हो गया और ये सही हो गया। अब ये वाला है तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में कौन था? तो देखो नेपाल की मैं हिस्ट्री में नहीं जाने वाला हूँ अभी, है ना। तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी, चीज़ें आसान है। कॉर्नवालिस नहीं था यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है। बाकी चीज़ें मतलब इस गलत के हिसाब से ये गलत है, बाकी तीनों मैच बिल्कुल सही है, वो देख सकते हो आराम से। आगे चलते हैं और चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, जिसने आपके कॉन्सेप्ट को हिलाया होगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है और नहीं पढ़ा हुआ तो दोबारा पढ़ो, दोबारा वीडियो देखो, सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक में, टेलीग्राम में, इधर शेयर लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो ताकि PDF वगैरह मिल जाए। यूट्यूब पे तो हो ही, है ना। ऑफलाइन जो हमारे बैच हैं वो चल रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश में, पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वहाँ आके इनरोल कर सकते हो जल्दी से जल्दी। जो भी SSC का नया कैलेंडर आया है उसकी दमदार एकदम क्रैश कोर्स के साथ तैयारी चल रही है। CDS के हाल ही में 2 रिजल्ट आए हैं भाई साहब, ये वाली बात ध्यान रखना। CDS के 2 रिजल्ट आए हैं और आगे आने वाले रिजल्ट अब तुम्हारे ही होंगे। तो FCAT की जो फाइनल तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश को। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।